असल ना अक्सर जब मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं एक वर्ड बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। उस वर्ड को हम लोग कहते हैं मेटाबेसिटी। अच्छा। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मेटाबेसिटी क्या है, तो सही। मेटाबेसिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है तो वज़न बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। अच्छा। वो इंसुलिन का काम होना स्लो हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक। अब उसका नुकसान क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो इंसुलिन बहुत सारी क्वांटिटी में जमा हो जाता है, सही। और वो जो इंसुलिन बहुत सारी क्वांटिटी में जमा होता है वही प्रॉब्लम पैदा कर रहा होता है। वही आपकी बॉडी में सारी की सारी जो भी शुगर मौजूद होती है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक। अगर फीमेल्स हैं तो ओवरीज में जाके सिस्ट बनाना शुरू कर देता है। सही। फिर वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा आगमेंट करता ठीक है, है। यानी आपका वेट बढ़ता है जिससे इंसुलिन बढ़ती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा आगमेंट होती है और ये एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। ये विशेष साइकिल आगे जाके शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशन और सारे मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ का बायस बनता है। पहले हम इनको अलग अलग पढ़ा करते थे, अलग अलग ट्रीट किया करते थे। हमारे पास शुगर के मरीज़ आते थे, हम कहते थे कि जी इसका HbA1c कंट्रोल कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ आते थे, हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो जो है ना, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अच्छा। अब हम जितना ज़्यादा डीप जाते हैं हमें पता लगना शुरू हो गया है कि बेसिकली ये सारी बीमारियां एक ही जगह से निकल रही हैं और ये सारी बीमारियां एक दूसरे से रिलेटेड हैं। असल कहानी मोटापे से शुरू होती है। मोटापा हुआ, मोटापे ने इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसने ग्लूकोज को बढ़ाया जिससे शुगर हो गई, फिर वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया लिपिड के अंदर या कोलेस्ट्रॉल के अंदर जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया। फिर उस कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया, उस कोलेस्ट्रॉल ने जाके दिल की नसों के अंदर जमना शुरू किया जिससे खुदा न करे हार्ट अटैक हुआ, जिससे ब्रेन के अंदर अगर जाके जमा तो स्ट्रोक हो गया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ डेवलप हुई। फिर उस हार्ट अटैक ने क्या किया, उस हार्ट अटैक ने उस पेशेंट की मोबिलाइजेशन कम कर दी। अगर किसी का हार्ट फॉर एग्जांपल 30% या 35% काम कर रहा है तो वो मोबिलाइज नहीं हो सकेगा, चलेगा तो सांस फूलेगा, लेटेगा तो सांस फूलेगा। जब मोबिलाइजेशन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली शुगर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। जब शुगर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई तो वो फिर दोबारा कोलेस्ट्रॉल को आगमेंट किया। यानी हम बेसिकली एक चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली 4 मुख्तलिफ चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम IDF एटलस की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं, सब हम जानते हैं, हम हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम शुगर की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में 3rd नंबर पे हैं। और अगर हम कंपेरेटिव प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं, यानी टोटल पूरी दुनिया के अंदर 100 लोगों में से कितने लोगों को शुगर है, तो पूरी दुनिया में हम पहले नंबर पे। हमारे बच्चे शायद 30% ऑफ द टाइम्स स्कूल्स के अंदर ही होते हैं, स्कूल्स में ही उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है और स्कूल्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा जंक फूड भी होते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी इवन अपने बच्चों के स्कूल में भी ये डिस्कशन हुई कि वाई नॉट, अगर हम बैन कर दें ये सारी शुगरी ड्रिंक्स को स्कूल के अंदर तो वाई नॉट, इससे क्या नुकसान होगा। और हम शायद उस लेवल पे पहुंचने भी वाले हैं। कुछ अच्छे स्कूल्स ने इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा सीरियस भी लिया है और अभी हमारे पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन वेस्ट के अंदर बहुत सारे स्कूलों के अंदर शुगरी ड्रिंक्स को बैन किया जा रहा है। आप देखते होंगे 10 साल 12 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है। हम जब पढ़ा करते थे MBBS में, हमारे टीचर हमें बताते थे, वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताते थे, टाइप 2 डायबिटीज़ है 40 साल की उम्र में होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ है 18 साल की उम्र में होगी। अब आपके पास भी 10-12 साल के बच्चे होंगे और मेरे पास भी 10-12 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ हैं। यानी हमने अपनी इस जनरेशन को तो ख़राब किया, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ख़राब कर लिया। इसको हम बचा पाएँ या ना बचा पाएँ, लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन को बचाना है और उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे हम अभी बैठे कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ना 2 तरीके से प्रेजेंट करती है। जैसे कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली जब प्रेजेंट कर रही है तो 10 में से 2 मरीज़ों को टाइप 2 डायबिटीज़ की एक ख़ास किस्म होती है जिसे हम लाडा कहते हैं। लाडा का मतलब होता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द अडल्ट्स, यानी कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ का एक वेरिएंट होता है। तो 10 में से 2 मरीज़ प्रेजेंट करेंगे टिपिकल सिम्टम्स के साथ, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, वज़न गिर रहा होगा, पेशाब ज़्यादा आ रहा होगा, भूख ज़्यादा लग रही होगी, प्यास ज़्यादा लग रही होगी। ये 10 में से 2 मरीज़ होंगे, बड़ी आसानी से पिक हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो जो बाकी 8 मरीज़ हैं उनको पता भी नहीं चलता कि उनको शुगर है, क्योंकि वो टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिसमें शुगर बड़ी तेज़ी से नहीं बढ़ती। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर होती है लेकिन इंसुलिन की जिस्म में कमी नहीं होती है। जब कमी नहीं होती है तो ये जो टिपिकल सिम्टम हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं इसमें से एक भी नहीं होता। पेशेंट 10-10 साल तक 300 350 शुगर के साथ घूम रहे होते हैं। पता तब चलता है जब पेशेंट किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों के पर्दे का मुआयना करवाते हैं, वो कहता है अरे पर्दा ख़राब हो रहा है। शुगर पहली दफ़ा चेक की जाती है, पता चलता है 300 आ रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर खामोश कातिल हैं, इनके सिम्टम्स का वेट ना किया जाए। गाइडलाइन तो ये कहती है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, और मैं ये गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है और आप एशियन हैं और आप ओवरवेट हैं, मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओवरवेट होने की, यानी मोटापे से भी थोड़ा सा पहले हैं, तो आपको अपनी ब्लड शुगर 10 साल की ज़्यादा उम्र से ही चेक करना शुरू कर देनी चाहिए। पहली दफ़ा 10 साल की उम्र में, उसके बाद एवरी 3 ईयर आप चेक करते रहेंगे। हम जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फादर को मदर को डायबिटीज़ है आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपके जीन्स में डायबिटीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक स्विच मैकेनिज्म होता है ना कि आपके जीन्स में डायबिटीज़ है और आपको उस डायबिटीज़ को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए आप अपनी एनवायरनमेंट और अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करेंगे तो वो बाहर निकलेगी।
अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही ख़राब नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, तो ऐसे भी हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनके पूरे ख़ानदान को शुगर होती है, उन्हें नहीं होती, वो किसी और वजह से आ रहे होते हैं। और जब हम पता करते हैं जी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज रोज़ाना जारी है, खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ कम की जा रही है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जो अपना सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना, रात को 2 बजे 3 बजे सोना है, सुबह को 12 बजे उठना है, ये बेसिकली हमारे जिस्म का एक हार्मोनल मैकेनिज्म है। हम इसको जो उल्टा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे भी शुगर होने के चांस। अगर आप अपना खाने को लिमिट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप यूटिलाइजेशन को बढ़ा दो। अगर आप दोनों कर रहे हो, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं छोड़ सकता, रोटियां मैंने 2 ही खानी है और मैंने हफ्ते में 1 दफ़ा जाके कढ़ाई भी खानी है। फिर मैं उसे कहता हूँ चलो ठीक है आप कर लो, आप नहीं छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर आप उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करो। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम लोगों ने, इवन हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी, उन लोगों ने एक वो टेम्पलेट बना लिया है, हर पेशेंट को वो टेम्पलेट देते रहते हैं, ये करना है, इस बजे इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, दे के बंद करके रवाना कर देते हैं। अब वो पेशेंट जो उठता सुबह 10 बजे जो रात की जॉब करता है, उस पर वो टेम्पलेट कैसे फिट आएगा? आप कितनी भी कोशिश कर लें वो 10 से पहले नहीं उठेगा। एक पेशेंट है जो 12 बजे उठता है, वो आप जो भी जोर लगा लें नहीं उठेगा। तो हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम डॉक्टर हैं, और जैसे मुल्क के हालात हैं शायद हमारे में से कोई, मेरा ख्याल है 5% डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को अफोर्ड कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। यू आर द डॉक्टर, यू आर द न्यूट्रिशनिस्ट। आपको खुद अपने पेशेंट का पता होना चाहिए। आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, आपने सारी ज़िंदगी डायबिटीज़ को पढ़ा है या हार्मोन्स को पढ़ा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। और थोड़ी सी रिसर्च से आप इवन एक्सपर्ट भी हो सकते हो कि आपके पेशेंट को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, किस वक्त कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और किस वक्त उसका डाइट चार्ट शुरू करना है। तो दोनों मिलके पेशेंट के साथ डिस्कशन करके आप व्हाई नॉट एक ऐसा डाइट चार्ट बना सकते हो जो पेशेंट इजीली फॉलो भी कर सके और शुगर भी ना बढ़े। शुगर की कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी वर्ड का मतलब होता है कि आपके जिस्म की नसें जिनका काम सेंस करना है वो अपना काम छोड़ जाती हैं। तो अगर शुगर का कोई मरीज़ लॉन्ग टर्म में होता है जिसकी शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसमें न्यूरोपैथी डेवलप होती है, चाहे वो बॉडी की न्यूरोपैथी है, हाथों पैरों की न्यूरोपैथी है या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। तो जो ज़ाहिरी बात है, पेन का मतलब होता है सेंस करना। तो जब भी आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है तो पेन होता है, वो पेन नर्व्स लेके जा रही होती हैं। लेकिन शुगर का मरीज़ जिसकी नर्व्स काम ही नहीं कर रही हैं, तो उसके अगर पैर में ज़ख्म भी बनेगा उसे पता नहीं चलेगा, उसे दिल का दौरा होगा उसे पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो शुगर के मरीज़ के अंदर खामोशी से हो जाती हैं। पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। इंसुलिन एक ही वक्त में दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकेशन भी है और एक ही वक्त में दुनिया की सबसे बुरी मेडिकेशन भी है। एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट। अगर आप 70s में ये सवाल पूछते मुझसे तो मेरा जवाब होता कि शायद इंसुलिन दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकेशन है। लेकिन अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो हर गाइडलाइन के अंदर इंसुलिन बहुत नीचे चली गई है। उसका एक ही रीज़न है, इंसुलिन वेट गेन करवाती है। और हमने कहानी शुरू की थी वेट गेन से, शुगर वेट गेन से हुई थी। और हम किसी भी मरीज़ को काउंसल कर रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी मेडिकेशन वेट गेन करवाती है, तो हम बैक ऑफ द माइंड में खुद सोचें कि शायद ये हमारा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो रीज़न नॉर्मल शुगर का है वही रीज़न प्रेगनेंसी में शुगर का भी है। रीज़न प्रेगनेंसी में हम क्यों 24 से 28वें हफ्ते के दरमियान टेस्ट कराते हैं, क्योंकि 24वें से 28वें हफ्ते के दरमियान कुछ जिस्म में ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं भी होती उन लोगों में डेवलप हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, ज़ाहिर सी बात है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जो फिक्स पैरामीटर है ना हमारे कि शुगर इस रेंज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो उस रेंज को क्रॉस करने लगती है। तो जब क्रॉस करने लगती है तो बेबी को डैमेज होता है और हम कहते हैं कि पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से रही है, जो हर किसी में होती है। लेकिन जिन लोगों में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी उन लोगों के अंदर वो डायबिटीज़ के पैरामीटर में है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे और उस लेवल पे लेके जाएंगे जो हम आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले थे, और आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, तो ना सिर्फ आप बल्कि आगे आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इस मुसीबत से बची रहेंगे।